हेलो। तो एच सी वर्मा के सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला, ध्यान से सुनिए कि दो ब्लॉक है जो कि एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और जब ये नेचुरल लेंथ में था तो इसको एक शार्प इम्पल्स दिया गया जिसके कारण इसका रफ्तार क्या हो गया, वी नॉट, और उसके बाद इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो वी सी एम विल रिमेन कांस्टेंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इधर को प्लस मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा माइनस। तो वी सी एम यहाँ पे जो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2। ये वाला पार्ट तो जीरो है आपका, m1v1, और m2v2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वी सी एम बराबर m2v0 बाय m1 प्लस एम। सिंपल सा है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाते हैं। तो इन COM फ्रेम, ध्यान से सुनो, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले गए तो अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले आते हैं तो मान लो ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा ब्लॉक है M1, M2, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास अब रेस्ट पे आ गया। अब ये बताओ आप कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या इसकी वेलोसिटी वी नॉट दिखेगी, बिल्कुल नहीं, और ना ही इसकी वेलोसिटी जीरो दिखेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे तो वी नॉट और इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ना होगा, है ना। और उसी तरह इसका तो जीरो है तो इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा वी सी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखो इनकी वेलोसिटीज क्या दिखेंगी, ये m1, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये m2, ठीक है, इसकी वेलोसिटी दिखेगी m2 की, m2 की वेलोसिटी क्या दिखेगी, तो ये दिखेगी वी नॉट माइनस m2v0 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m1v0 बाय m1 प्लस m। ठीक है, तो m2 की वेलोसिटी इधर दिखेगी m1v0 बाय m1 प्लस m2, और इसकी वेलोसिटी अभी दिखेगी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मोमेंट पे m2v0 बाय m1 प्लस m। अच्छा, अब क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम चले गए तो अब सेंटर ऑफ मास तो चलता हुआ नहीं दिख रहा है ना। ये हमको इधर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल रेस्ट पे दिखेगा, ये हमको इधर कुछ रफ्तार से चलता हुआ दिखेगा, और ये इधर हमको कुछ रफ्तार से चलता हुआ दिखेगा जो कि वैल्यू आपको दिया हुआ। अब क्या होगा, ये चलते चलते कुछ दूर जाके रुकेगा, और ये चलते चलते कुछ दूर जाके रुकेगा, और मैं बोल रहा हूं कि दोनों एक साथ रुकेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, वो इसलिए होगा कि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, जीरो होता है ना। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होता है। तो अगर इसको रेस्ट पे आना है तो उस समय इसको भी रेस्ट पे आना होगा इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। और जब ये दोनों रेस्ट पे आएगा तभी हम बोलते हैं कि जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, बट इसका आसान सॉल्यूशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों रुक रहा होगा तो मान लो ये अपने जगह से कुछ इधर x1 खिंच गया, ठीक है, और ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से x2 खिंच गया। ठीक है, m1 कितना खिंच गया, x1, और m2 कितना खिंच गया, x2। अब ध्यान से सुनना, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो पहले दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी थी,
है कि नहीं? इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और जब दोनों मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, ठीक है, सेंटर मास के फ्रेम में, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा चुकी है? तो स्प्रिंग जो खींचा है x1 प्लस x2, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। पहले की काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m1 इंटू m2 v नॉट बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी m1 v नॉट बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यही तो निकालना है कि नहीं? तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा देख लो, है ना। ये जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है इसको हम स्किप कर दिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप जब x1 प्लस x2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा ये? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट में कोई कॉन्सेप्ट में इसकी पूरी थ्योरी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप इसका कंसल्ट कर सकते हैं लेक्चर वीडियो से, ठीक है। चलो, अब 51 आ रहा है आपके सामने। बोल रहा है कि ये सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम साथ साथ कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि प्रीवियस सिचुएशन में जो है ना, बस क्या किया, इसको इम्पल्स नहीं दे के एक फोर्स दे दिया इस पे F और एक फोर्स इस पे दे दिया F, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम इलॉन्गेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। दोनों ब्लॉक अलग अलग कितना डिस्टेंस चला वो आपको बताना है, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहला पार्ट जो है, चूंकि इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0, ठीक है। तो हम सेंटर मास के फ्रेम से इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। सेंटर मास का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सेंटर मास के फ्रेम से सॉल्व करें। देखो कैसे सोचोगे, इसको ध्यान से देखना। ये ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है M2, इस पे F फोर्स लगा और इस पे F फोर्स लगा। अब अगेन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास तो नहीं चल रहा, तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ये कुछ दूर जाके रुकेगा और ये भी कुछ दूर जाके रुकेगा, है कि नहीं। और दोनों एक साथ रुकेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। चलो, तो कैसे करेंगे इसको अप्लाई। मान लेते हैं ये पहले यहाँ था, तो ये कितना खिंच गया x1 और ये अपने नेचुरल लेंथ से खिंच गया x2, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर सेंटर मास के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या थी इनिशियली? 0, और फाइनली भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे ये F फोर्स इस पे वर्क करेगा कुछ, और ये F फोर्स इस ब्लॉक पे वर्क करेगा। तो अगर सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज नहीं आया तो ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख पाएंगे हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू fx2 प्लस fx1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका f इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा
x1 प्लस x2 जो टोटल एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग का वो हो जाएगा आपका 2F बाय के। तो दिक्कत, अब ध्यान से सुनो, अब पूछ रहा है कि दोनों अलग अलग कितना चला, यानी बेसिकली आपको x1 और x2 निकालना है। अब आप बोलोगे कि क्या यही डिस्टेंस ये ग्राउंड फ्रेम में भी चला? बिल्कुल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास अपने जगह से मूव नहीं कर रहा होगा। इसका बेसिक मतलब तो यही है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो वही डिस्टेंस ग्राउंड के फ्रेम में भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की बात करो तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए सेंटर ऑफ मास का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मस्ट बी 0, है कि नहीं? यानी हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, m2x2 माइनस m1x1 बराबर 0। एक पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक इक्वेशन आपके पास ये है कि x1 प्लस x2 क्या है, 2F बाय के। अब इंडिविजुअली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, अभी आप ही बताओ। देखो, ये हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर 2F बाई के। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम m2 से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, m1x1 प्लस m1x2 बराबर 2F m1 बाई के। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये पहले मेरे पास है, ध्यान से देखना ये वाला। तो ये इक्वेशन क्या बोलता है, m2x2 और m1x1 माइनस m1x1 बराबर 0। ऐसा करो ना, दोनों को जोड़ दो, उसको जोड़ने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका x2 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 2F m1 बाय के। तो x2 का वैल्यू आ जाएगा 2F m1 बाय के m1 प्लस m2, ठीक है। अब आप आसानी से x1 के लिए सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 52 में क्या बोल रहा है कि वही सिचुएशन है, बस अब की बार क्या कर रहा है, ये दोनों ब्लॉक पे अलग अलग फोर्स लगा रहा है। इस पे लगा रहा है F2 और इस पे लगा रहा है F1। अब की बार सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं होगा, वो एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है। तो अभी भी हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काम करेंगे, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है और हम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में काम कर रहे होंगे, तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा नेट फोर्स, मान लेते हैं इधर एक्सेलरेट कर रहा, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। आप उल्टा भी मान सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। और अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में माने हो तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो FP2 बोलते हैं, सूडो फोर्स 2, और इस पे भी सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो उसको बोलते हैं FP1। कोई दिक्कत? तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो फोर्स लग रहा हो, जो इस पे जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं इन COM फ्रेम, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ये M2 होगा, ये M1 होगा, इस पे नेट फोर्स अगर इधर हम मान रहे हैं तो ये हो जाएगा F2 माइनस FP2, और इस पे नेट फोर्स इधर मान रहे हैं तो ये हो जाएगा F1 प्लस FP1। सूडो 1 और सूडो 2 है ना। तो अच्छा ये बताओ,
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होना पड़ेगा, यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम पे नेट फोर्स अभी भी 0 होना पड़ेगा और वो आएगा भी। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F2 माइनस Fp2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा F2 माइनस इसका मास m2 इंटू सेंटर मास का एक्सेलरेशन F2 माइनस F1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो सॉल्व करो। F2 माइनस Fp2 ये आ जाएगा आपका m1 F2 और m1 F2 प्लस m2 F2 माइनस m2 F2 प्लस m1 F1 बाय m1 प्लस m2, सॉरी ये नहीं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा F2 माइनस Fp2 ये हो जाएगा m1 F2 प्लस m2 F1 बाय m1 प्लस m2 राइट की तरफ, है ना। और दूसरे पे जब आप सॉल्व करोगे F1 प्लस Fp1 तो देखना इतना ही आएगा m1 F2 प्लस m2 F1 बाय m1 प्लस m2 लेफ्ट की तरफ। अब आप बोलोगे सर दोनों पे बराबर क्यों आया मैग्नीट्यूड में, तो देखो ये दोनों फोर्स जो है दोनों ब्लॉक पे किस फ्रेम में है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होना है, यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। देखो अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको थ्योरी भी कुछ कुछ बता रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। M1 M2, ठीक है, इस पे इधर लग रहा होगा M2 F1 प्लस M1 F2 बाय M1 प्लस M2, और इस पे भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा M1 F2 प्लस M2 F1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, मान लो ये नेचुरल लेंथ से इधर x1 खींचा और ये नेचुरल लेंथ से x2 खींचा और रेस्ट पे आ गया। आप बोलोगे सर एक साथ रेस्ट पे क्यों आ गया, अगेन वही एक्सप्लेनेशन कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, 0, है ना, तो दोनों को एक साथ रुकना पड़ेगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, इस पे जो फोर्स वर्क किया होगा ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दोनों पे वर्क डन होगा ना फोर्स का। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज तो आ नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहा है ना, सूडो इंक्लूडेड है। तो इससे क्या हो जाएगा, फर्क क्या पड़ जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो भी वर्क डन हुआ होगा वो कहाँ जाके स्टोर हो गया होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख दो m2 F1 प्लस m1 F2 बाय m1 प्लस m2 इंटू x2, और इधर करोगे तो x1, तो दोनों एक साथ ले लेते हैं, x1 प्लस x2 जो कि टोटल एक्सटेंशन है। दिस मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कुछ आ नहीं रहा, है ना। तो आपका जो एक्सटेंशन आएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन, दैट विल बी 2 m2 F1 प्लस F1 m1 F2 बाय k m1 प्लस m2। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका तीनों सवाल कंप्लीट होता है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।